आज जो मैं कहानी बताने वाला हूं आपको, वो आपने शायद ही कभी सुनी हो और उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हां, 39 सालों तक जापान के तट पर बहुत सारी छोटी छोटी नावें यानी कि बोट्स आती रही और उन नावों के अंदर कोई भी जिंदा इंसान नहीं होता था। इंसान होते थे लेकिन वो जिंदा नहीं होते थे। उनके अंदर लाशें भर भर कर जापान में वो बोट्स पहुंच रही थी। वो लाशें किनकी थी और ये बोट्स जापान में अपने आप कैसे पहुंच रही थी, और ये सिलसिला कोई एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 39 सालों तक चलता रहा। जी हां, 39 सालों में सैकड़ों बोट्स यहां लाशें भर भर कर जापान तक पहुंची। ये सब क्या था, सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। अगर आप कभी जापान का नक्शा उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और रशिया जैसे लगते हैं। बात सन 1975 की है, जब जापान के नॉर्थ कोस्ट पर बने हुए एक छोटे से गांव में लोगों को अनजान बोटें आती हुई दिखाई दी। जी हां, वो किनारे पर अपनी अपनी मछलियां पकड़ने जाया करते थे और तभी उन्हें सामने से कई सारी छोटी छोटी नावें आती हुई दिखाई दिया करती थी। 1975 के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हुआ नहीं करती थी, इसलिए जब वो बोट्स पास यहाँ किनारे पर आ जाती थी तभी लोग उन्हें अच्छे से देख पाया करते थे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि जब भी लोग उन्हें चेक करते थे उन बोटों के अंदर लाशें भरी होती थी। लाशें इन द सेंस कि उनके अंदर कंकाल थे, कुछ गली सड़ी लाशें होती थी और उनकी संख्या हर बार दर्जनों में रहती थी। इसके बाद सबसे पहला सवाल उन लोगों के मन में भी यही आया कि इतनी छोटी छोटी नावों पर सवार होकर कोई व्यक्ति क्यों इतने गहरे और इतने विशाल समुद्र में उतरेगा। आपको पता ही होगा कि छोटी नावों से तट के आसपास के इलाकों पर ही मछलियां पकड़ी जाती हैं। कभी भी ऐसी छोटी नावें गहरे या फिर अपार समुद्र में नहीं उतरती। उनको पता है कि आने वाला छोटा मोटा तूफान भी इन नावों को डुबा सकता है। खैर, अब यहाँ बोटें पहुंच रही थी, सब लोग परेशान थे इन लाशों को लेकर। आसपास के प्रशासन ने भी इस पर पूरा ध्यान दिया और सभी लाशों को संभाल कर रखा। लेकिन जब प्रशासन इन बोटों की जांच कर रहा था तो उन्हें पता चला कि इन पर जो भाषाएं लिखी हुई है बोटों पर, वो सारी की सारी कोरियन हैं। अब उनको ये तो समझ आ चुका था कि ये सारी बोट कोरिया की तरफ से आ रही हैं, लेकिन आ क्यों रही थी ये अभी तक समझ नहीं आ रहा था। और इनके ऊपर जो सवार व्यक्ति थे ये कौन थे? अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि दोनों ही कोरिया देश जापान से तकरीबन 1000 मील दूर हैं। जिसके बाद यहाँ सवाल ये भी खड़ा हुआ कि 1000 मील का सफर ये छोटी छोटी नावें कैसे पार कर सकती थी? क्या कोई नावों के ऊपर ये लाशें भरकर कोरिया से यहाँ भेज रहा था, या फिर ये कोई और ही व्यक्ति थे जो अपने आप इन नावों में मरकर जापान तक पहुंच रहे थे? इसके बाद एक बड़े पैमाने पर जांच स्टार्ट की गई जापान के अंदर, और जो नतीजा उस जांच का निकल कर आया, यकीन मानिए बहुत बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला था। इससे पहले की घटनाएं आगे बढ़े, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जब 1975 में ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था तो उसके ठीक 2 साल बाद से ही, जी हाँ, सन 1977 से लेकर 1983 तक तकरीबन 6 साल के अंदर जापान के बिल्कुल उसी गांव से जहां ये नावें पहुंच रही थी, उसी गांव से तकरीबन 17 लोग रहस्यमय रूप से गायब हो गए थे। ये 17 लोग एक साथ गायब नहीं हुए थे, एक एक करके लोग गायब होते जा रहे थे और इनका आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो लोग गए कहां हैं। तो उस टाइम की पुलिस को पहले तो ये लगा कि ये जो 17 लोग गायब हुए हैं यहाँ पर, शायद उन्हीं की लाशें वापिस यहाँ नावों में भर भर कर आ रही हैं। लेकिन वो सिर्फ 17 लोग यहाँ गायब हुए थे और लाशें जो भर भर कर आ रही थी उनकी संख्या दर्जनों में थी। जिसके बाद वहां की पुलिस ने माना कि शायद हो सकता है ये कोरियाई लोग हों। लेकिन फिर ये बात आ जाती थी कि कोरिया से इतनी छोटी सी बोट इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकती। हो सकता है कोई बीच में ही ये लाशें इन बोट के ऊपर रख रहा हो और उन्हें जापान की तरफ भेज रहा हो। खैर, जांच अब आगे बढ़ती रही, लेकिन सवाल ही सवाल थे, उत्तर किसी के पास नहीं था। सन 1985 का समय आ गया, जब जापान के बिल्कुल उसी गांव से जहां ये नावें आकर रुका करती थी, उसी गांव से वहां की पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा और उस आदमी ने अपना नाम तदाकी हारा बताया। वो कहने लगा कि वो जापान का ही नागरिक है और यहाँ काफी लंबे टाइम से रह रहा है। लेकिन उस गांव में रहने वाले लोगों ने बताया कि ये आदमी यहाँ कुछ ही टाइम पहले आकर बसा है और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और फिर यहाँ पुलिस ने उसके सारे कागज पत्र वगैरह चेक करने स्टार्ट किए। उसके सारे कागज पत्र एकदम ओके थे। उसके सारे सर्टिफिकेट्स में उसका नाम तदाकी हारा था, उसके पासपोर्ट पर नाम उसका तदाकी हारा था, उसका बर्थ सर्टिफिकेट था जिसके ऊपर उसका नाम तदाकी हारा ही था। अब सब कुछ ओरिजिनल पत्र थे, तो यहाँ पुलिस को मानना पड़ा कि यही तदाकी हारा है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह थी कि एक तदाकी हारा नाम का व्यक्ति ही इसी गांव से गायब हुआ था। उन्हीं 17 लोगों में से एक वो व्यक्ति था जिसका नाम तदाकी हारा था और वो यहाँ इस गांव से गायब हो चुका था। जिसके बाद
सभी ने माना कि शायद हो सकता है ये वही व्यक्ति हो जो यहाँ से गायब हुआ हो और वापस आ गया हो। अब जब ये बात पुलिस को पता लगी कि ये व्यक्ति गायब होकर यहाँ वापस आया है, तो यहाँ पुलिस का इंटरेस्ट उसके अंदर और ज्यादा बढ़ गया। उसको अपने पास बैठाया गया और पूछा गया कि तू तो गायब हो गया था, तू वापस कैसे यहाँ गया। लेकिन यहाँ जब वो अपनी बातें बता रहा था तो पुलिस को उसके ऊपर शक होने लगा, क्योंकि वो हर बार अपनी एक नई कहानी सुनाता। जिसके बाद पुलिस ने थोड़ी सख्ताई बरती और उससे उसका सच निकलवाया। जी हाँ, ये सच बहुत बहुत ज्यादा डरावना था। उसने बताया कि वो असल में जापान से नहीं बल्कि कोरियाई नागरिक है और वो पहले कोरिया में ही रहा करता था और उसका नाम तदाकी हारा भी नहीं है, ये उसका नकली नाम है। उसने कहा कि मुझे यहाँ जापान की जासूसी करने के लिए भेजा गया है। हमने यहाँ जापान के इस गांव से बहुत सारे लोगों का अपहरण किया हुआ है और उन्हें कोरिया में रखा हुआ है। हम उन्हें मारते पीटते नहीं है, लेकिन उनको बस अपने पास रखते हैं ताकि हम उनके जैसी भाषा सीख सकें और उनकी जगह यहाँ आकर रह सकें। हम उनका नाम और उनकी पहचान ले लेते हैं और यहाँ उनके जैसी भाषा सीख कर इसी गाँव में आकर बस जाते हैं, जिसके बाद वो और ज्यादा डीप जापान में जाते रहते हैं। अब पुलिस को ये तो पता लग चुका था कि वो जो 17 लोग गायब हुए हैं वो अपने आप गायब नहीं हुए, बल्कि नॉर्थ कोरिया ने उन्हें अगवा किया है और उनकी जगह वो अपने लोगों को यहाँ धीरे धीरे कर भेज रही है। लेकिन फिर भी यहाँ दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये कि गायब सिर्फ 17 लोग हुए थे और यहाँ नावों में सवार हो होकर लाशें दर्जनों में आ रही थी। एक अनुमान के मुताबिक इस गांव में हर साल तकरीबन 50 ऐसी नावें आ जाती थी जिनके ऊपर लाशें भरी होती थी और एक बोट पर कम से कम 20 से 22 लाशें होती ही थी। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ये सिलसिला 1975 से लेकर सन 2014 तक लगातार चलता रहा। पूरे 39 सालों तक वो रहस्यमयी नावें इस गांव तक पहुंच रही थी। जब 1985 में तदाकी हारा ने माना कि हाँ, कोरिया ने कुछ जापानीज लोगों का अपहरण किया है और वो अभी भी कोरिया में ही है, तो सन 2002 में आकर कोरिया ने भी ये माना कि हाँ, हमने यहाँ उनका अपहरण किया था, लेकिन हम उन्हें यहाँ मारते पीटते नहीं है, जस्ट उनसे उनका कल्चर सीख रहे हैं। अब लगातार यहाँ नावें आई जा रही थी और जापान का प्रशासन अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, जिसके बाद अब यहाँ सच निकलने का टाइम था। जब जापान का प्रशासन इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था तो यहाँ यूएन ने इसमें अपना दखलंदाज किया। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक जांच टीम बैठाई और जापान के उसी तट पर भेजी और उन्होंने ही इस सच का पता लगाया कि आखिर ये नावें थी कौन सी और इनमें अंदर लोग जो मौजूद थे वो कौन थे। तो असल में यहाँ ये सारी जो लाशें आ रही थी इनका एक ही कारण था और वो थी एक मछली। तो जरा आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस मछली को देखिए। जी हाँ, इसका नाम है फ्लाइंग स्क्विड और ये एकमात्र ऐसी मछली है जो पूरी दुनिया में इन्हीं 3 देशों के आसपास पाई जाती है, चाइना, कोरिया और जापान। इनके जो समुद्र हैं इन्हीं में ये मछलियां सिर्फ पाई जाती है। और जैसा कि हमें पता है कि चाइना में हर चलती फिरती चीज खाने लायक होती है, सिर्फ टेबल कुर्सी को छोड़कर बाकी वहां सब कुछ खाया जाता है। तो इसीलिए चाइना के लोग इस फ्लाइंग स्क्विड नाम की मछली को बहुत चाव से खाते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये मछलियों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी। अब चाइना अपने इलाके में रहकर लगभग सारी ही फ्लाइंग स्क्विड पकड़ चुका था। अब समुद्र में तो मछली खत्म हो गई थी, लेकिन चीन के लोगों की भूख बढ़ती जा रही थी इस मछली को लेकर। वहां इसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि इसे ब्लैक मार्केट में बहुत खुफिया तरीके से बेचा जाने लगा। अब चीन इस बात से परेशान था कि उनके लोग एक मछली की ही ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। जिसके बाद चीन की सरकार की एक गुप्त टीम कोरिया गई और वहां उनकी सरकार के साथ एक बहुत ही सीक्रेट समझौता किया। जी हाँ, यहाँ चीन ने बहुत मोटा पैसा दिया कोरिया को और कहा कि हमारे बड़े बड़े जहाज तुम्हारी समुद्री सीमा में आएंगे और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग स्क्विड मछली पकड़कर लेकर जाएंगे। इसके एवज में तुम हमसे बहुत सारा पैसा ले लो और हमें यहाँ पर मछली पकड़ने दो। तो यहाँ कोरिया लालच में आ गया और उसने वो पैसे लेकर चाइना को अपने समुद्री इलाके में मछली पकड़ने की इजाजत दे दी। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये थी कि इस फ्लाइंग स्क्विड नाम की मछली को कोरिया के लोग भी खाया करते थे, जापान के लोग भी खाते थे और चाइना के तो कुछ ज्यादा ही खाते थे। तो जब ये चाइना वाले जहाज नॉर्थ कोरिया के समुद्र में अपनी एंट्री लेने लगे तो यहाँ नॉर्थ कोरिया के जो छोटे मछुआरे थे, जो छोटी छोटी बोट्स पर आसपास के तटों पर ही इस मछली को पकड़ा करते थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो बड़े बड़े जहाजों के आगे टिक पाए। बड़ा जहाज आता, अपना एक बड़ा सा जाल फेंकता और सारी फ्लाइंग स्क्विड मछलियों को पकड़कर एक ही झटके में अपने साथ ले जाता। और पीछे जो नॉर्थ कोरिया वाले छोटे छोटे मछुआरे जो अपनी जिंदगी चला रहे थे समुद्र के सहारे, वो अब भूखे मर रहे थे क्योंकि उनको यहाँ फ्लाइंग स्क्विड मिल ही नहीं रही थी, जिसके लिए उन्हें अब कोई और स्टेप लेना था। तो यहाँ उन्होंने सोचा कि यहाँ ये जो चाइना वाला जहाज आता है ये यहाँ तट के आसपास से मछली पकड़कर ले जाता है, तो क्यों ना हम
थोड़े गहरे समुद्र में जाते हैं और वहां से जाकर ये फ्लाइंग स्क्विड पकड़ कर लेकर आते हैं और यही उन्होंने अब इम्प्लांट करने का सोचा। छोटे छोटे मछुआरों की बोट्स जिनके अंदर दर्जनों मछुआरे सवार होते थे, अपने छोटे छोटे जाल लेकर वो अपनी छोटी छोटी नावों के साथ गहरे समुद्र की तरफ उतरने लगे। मजबूरी थी और उन्हें करना भी था। और जैसे ही यहाँ वो गहरे समुद्र में फ्लाइंग स्क्विड को पकड़ने जाते तो उन्हें यहाँ काफी टाइम लगता था उस मछली को पकड़ने के लिए। खैर ये जब गहरे समुद्र की तरफ जाते तो इन्हें वापस आने में भी अपना बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता था, फ्यूल बहुत सारा लेकर जाना पड़ता था, खाना पीना इनका बहुत ज्यादा लग रहा था। तो जब वापस आते तो इनके हाथ लगभग ना के बराबर ही कुछ लगता था, बचत कुछ हो नहीं रही थी। तो इन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत करी कि यहाँ चाइना के जहाज आते हैं और वो सारी मछली पकड़ कर ले जाते हैं। अब क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार पहले ही चाइना के साथ समझौता कर चुकी थी, उनसे पैसा ले चुकी थी, तो वो इन शिकायतों के ऊपर ध्यान नहीं देने वाली थी। जी हाँ, यहाँ नॉर्थ कोरिया की सरकार का प्लान था कि अगर उन्हें पैसा मिल रहा है तो वो गरीब मछुआरों की जानों की फिक्र नहीं करेंगे, अगर वो मरते हैं तो मरें, हमें पैसा मिलना चाहिए, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। अब इन सब से परेशान होकर फिर से मछुआरों ने गहरे समुद्र की तरफ जाना ही बेटर समझा कि ना से कुछ तो हाँ ही सही। जी हाँ, वो गहरे समुद्र की तरफ अपनी छोटी छोटी नाव लेकर निकल पड़ते थे। कई कई दिनों तक, महीनों तक वो नावों में बैठे रहते। अब हमें पता है कि नाव के अंदर हम एक लिमिटेड खाना लेकर जा सकते हैं और वहाँ गहरे समुद्र में तूफान भी बहुत ज़्यादा आते हैं और कोई भी कभी भी कितना ही माहिर खिलाड़ी समुद्र का क्यों ना हो वो भी रास्ता भटक सकता है। और इन मछुआरों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने लगा। पूरे 39 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। जी हाँ, पूरे 39 सालों तक ये जो नावें आ रही थी जापान के उस गाँव के तट पर, ये सभी वही मछुआरों की नाव थी जो नॉर्थ कोरिया में फ्लाइंग स्क्विड नाम की मछली को पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में उतरा करते थे। वो गहरे समुद्र में जाकर या तो उनका खाना पानी खत्म हो जाता था या फिर वो रास्ता भटक जाते थे या फिर वो किसी तूफान में फंसकर मर जाते थे। अब यहाँ ऐसा भी नहीं था कि जितने मछुआरे गए हैं वो सारे ही ऐसे हालातों का सामना कर रहे हों। मान लीजिए आज कुछ दर्जन गए हैं, यानी कि 12-15 गए हैं, उनमें से 1 या 2 ही ऐसे होते थे जो वापस नहीं लौटते थे। अब जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया से मछुआरे गायब होते थे तो उनके जो साथी मछुआरे थे वो जाकर अपने सरकार से फिर इसकी कंप्लेंट कर रहे थे कि ऐसे ऐसे हमारे साथी मछुआरे गायब हो गए हैं, प्लीज आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करिए। तो यहाँ नॉर्थ कोरिया ने कुछ किया। जी हाँ, वो उन्हें ढूंढने तो जाते थे लेकिन उनको वापिस अपने साथ नहीं लेकर आते थे। वो उनकी नावों का मुंह जापान के उसी गांव की तरफ कर देते थे और समुद्र के बहाव के साथ वो नाव तैर कर जापान के उसी गांव पर पहुंच रही थी। अब आप सोचकर देखिए उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी जो उन नावों से गली सड़ी लाशों को या फिर कंकालों को उतार रहे थे। कैसे वो उस हाल का सामना करते होंगे, कैसे वो उस मंजर को देखते होंगे और क्या उन्हें रात को वो मंजर देखने के बाद नींद आ जाती थी? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि लाशों की हालात बहुत ज़्यादा बदतर हुआ करती थी, गली सड़ी अवस्था में, और कुछ एक तो कंकाल बन चुके थे। ये लाशें कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ महीनों पुरानी होती थी और उस समुद्र से तैरकर इस जापान के गांव तक पहुंचने में इस छोटी सी नाव को महीनों का समय लग जाता था। खैर 2014 का समय आ गया और 2014 तक ये सिलसिला चला और तब जाकर नॉर्थ कोरिया ने इस बात को माना कि हाँ, हमने कुछ पैसे चाइना से लिए थे अपने इलाके में मछली पकड़ने के लिए, और उसी की वजह से शायद हो सकता है जो हमारे लोकल मछुआरे थे वो परेशान हो गए हों और वो गहरे समुद्र की तरफ रुक करने चले गए हों। सन 2011 में यहाँ जापान के उस तट पर 57 नावें टोटल आई थी। सन 2012 में यहाँ कुल टोटल 53 नावें आई और सन 2013 में यहाँ पर कुल टोटल 80 बोट्स उस गांव तक पहुंची थी। उन बोट्स पर कोई पहचान नहीं होती थी, सिर्फ कोरिया भाषा में इक्का दुक्का अक्षर ही लिखा होता था। सन 2017 में यूएन ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट इसकी दुनिया के सामने रखी और जब दुनिया को इसके बारे में पता चला तो यकीन मानिए उनका दिल दहल गया। जिसने भी रिपोर्ट पढ़ी, जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैं भी सोचने लगा कि चाइना और नॉर्थ कोरिया यहाँ कितने खुदगर्ज हो सकते हैं कि वो अपने ही लोकल लोगों का ध्यान नहीं रख रहे। सबसे पहली गलती यहाँ नॉर्थ कोरिया की थी कि उसने पैसे लेकर ऐसे किसी दूसरे देश के जहाज को अपने इलाके में क्यों आने दिया। क्या उसे चिंता नहीं थी यहाँ उसके लोकल मछुआरे गरीबी में जा सकते हैं, भूखमरी में जा सकते हैं? शायद उनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी था। खैर ये कोई क्राइम वीडियो नहीं थी, लेकिन हाँ ये एक ऐसा क्राइम था जो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि 2 देशों ने मिलकर किया था और आप तक ये चीज पहुंचानी भी जरूरी थी। खैर आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और पिछली वीडियो का शाउट आउट द विशाल रॉय व्लॉग को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।